हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे देखे थे। इसकी फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला भाई, अगर हमने एक तरफ सिल्वर्ड कर दिया तो लेंस नहीं क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। और इस मिरर का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा उसको हम बोल सकते हैं एफ, दैट कैन बी इक्वल टू -2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एल माइनस +1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये किया था। अब इससे बेस्ट मैं एक एग्जांपल रखूं, वन एग्जांपल सेम इसी तरह का ले लेते हैं। सेम EQ convex lens of radius of curvature 10 centimeter is silvered as shown. The refractive index of the material mu is, जो ग्लास का होता है 3/2, ग्लास का 1.5 3/2। नंबर ए, find equivalent focal length of the focal length of the equivalent mirror, focal length of the effective mirror, so its nature, and B, पहले ये करते हैं फिर बी वाला क्वेश्चन में डालता हूँ, सी भी क्वेश्चन रखूंगा। Radius of curvature is 10 centimeter and mu is 3/2. Then you have to find the focal length of the equivalent mirror और उसका नेचर ही बताना है और फिर आपको वेट करना है बी और सी क्वेश्चंस के लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला पे हमने कई सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या कैलकुलेट करना है वो भी कर सकते हैं। जस्ट डू इट। हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा लेंस की फोकल लेंथ। आप सबने किया होगा या नहीं किया, या सोच में पड़ के क्या करना है? यहाँ पे दिख रहा है, वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। कौन सा मिरर भाई? ये जो जिसपे सिल्वर्ड किया हुआ है ना। तो इस काम को करने के लिए पहले तो हम इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इक्यू कॉन्वेक्स है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही साइड का सेम ही होने वाला है, बस इनके प्रॉपर साइन हमें देना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? तो ये तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा भाई इसको।
लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भी, म्यू, जिसकी वैल्यू गिवन है 3/2। तो लेंस मेकर फॉर्मूला याद होगा, बोल दीजिए। तो म्यू माइनस 1/r1, ए r1 हो गया, ए r2 हो गया। r1 इधर है पॉजिटिव, r2 नेगेटिव में। 1/r1 मीन्स 1/r माइनस, दैट्स इट। तो आ गया म्यू माइनस 1 2 टाइम्स r। ये आ रहा है, इसकी वैल्यूज हम रख सकते हैं। तो वैल्यूज रख लिया, 2 इंटू 1.5 माइनस 1 0.5/r 10 सेंटीमीटर। द वैल्यू इज कितना रहा भाई, 1/2, 2 क्या 1/10 आ रहा है। 1.5 माइनस 1 तो 1/2, 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आएगा। तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है। पॉजिटिव फोकल लेंथ आ रहा है, ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस है, पॉजिटिव ही आने वाला है। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 10 सेंटीमीटर का है। सही बात है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 10 सेंटीमीटर का है और फोकल लेंथ भी इसका 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ओके। तो हमें 1/fl की वैल्यू आ चुका है। अब हमने इस सिल्वर्ड सरफेस का फोकल लेंथ निकालना है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, r/2। मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, सिंपली r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। क्योंकि इस तरफ है इसका फोकल लेंथ, इसलिए माइनस में लिखेंगे, इसकी फोकल लेंथ माइनस में आएंगे और -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ इज -5 सेंटीमीटर। ये दोनों काम हमने कर लिया। अब हमने इस पे रखना है, अब हमने इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं, यूज करते हैं इसको। तो इसके बाद पार्ट ए का आंसर 1/f कैन बी इक्वल टू, बोलिए, -2/1/fl। 1/fl मीन्स व्हाट, 1/10, दैट इज 1/10 सेंटीमीटर। फिर क्या रहा भाई, प्लस 1/fm। fm के यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, -5, -5 से बढ़ जाओ भाई, -5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। आप सॉल्व कीजिए, क्या रहा है भाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो -1/5 ये भी आ रहा है, तो -2/5 आ जाएगा। -2/5 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू आ रहा है माइनस में 5/2 सेंटीमीटर, -2.5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। The equivalent focal length of this mirror is -2.5 सेंटीमीटर। प्लस में नहीं आया, माइनस में है। माइनस नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है भाई, कॉनकेव मिरर का होता है। मतलब ये जो लेंस है ये कॉनकेव मिरर के जैसा है। लेंस कैसा है, कॉनकेव मिरर। हम बोलेंगे कि भाई तुम जो हो एक मिरर के जैसे हो गए, तुम जो हो एक मिरर के जैसे हो गए। कैसा मिरर बन गए तुम, तो तुम एक कॉनकेव मिरर बन गए, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, -2.5 सेंटीमीटर। तो इसको लेके शो इट्स नेचर। नेचर मीन्स व्हाट, concave mirror. The silvered lens is now treated as concave mirror. बात समझ में आ रही? The silvered lens is treated as concave mirror. अगर प्लस में आता तो कॉन्वेक्स मिरर बोलते, माइनस में है दैट्स वाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो दिस इज द नेचर कॉनकेव मिरर। क्लियर है? जब ये क्वेश्चन हो जाए तो पार्ट बी के लिए हम रेडी हो जाते हैं
और पार्ट बी का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे है। बी के लिए फाइंड द इमेज डिस्टेंस if an object is placed at a distance of 2.5 centimeter from the silvered surface, as shown। ये सिल्वर सरफेस है 2.5 सेंटीमीटर पे, इस तरफ ऑब्जेक्ट को रख दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना भाई 2.5, और इसकी इमेज बताना है। दिस इज द 2.5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस थोड़ी सी और बड़ा कर दे। दिस डिस्टेंस इज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 2.5 सेंटीमीटर, यहां से। तो इसकी इमेज डिस्टेंस बताना है, पार्ट बी का आंसर। जब पार्ट बी हो जाए तो फिर पार्ट सी, पहले पार्ट बी करते हैं फिर पार्ट सी के लिए रेडी होते हैं। आया समझे भी? minus 2.5 centimeter is the focus of the equivalent mirror। इस इक्विवेलेंट मिरर का फोकस हो जाता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, इसके खुद के फोकस पे, इसके फोकस पे नहीं, इस सिल्वर सरफेस के फोकस पे नहीं, या इस लेंस के फोकस पे नहीं। लेंस का फोकस तो कुछ और है भाई 10 सेंटीमीटर, और इस सिल्वर सरफेस का फोकस कहीं और है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 2.5 पे। 2.5 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस है, ना तो इसका फोकस है ना ही इस लेंस का फोकस है, वो ये पूरे कॉम्बिनेशन का फोकस है, पूरे कॉम्बिनेशन। यानी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर गया। अब ये कैसा बन गया, एक ऐसा कॉन्केव मिरर बन गया जिसका फोकस क्या है 2.5 सेंटीमीटर। सो इमेज डिस्टेंस इज infinity। So as 2.5 centimeter, नोट करें as focus of the combination of the silver lens as, नोट करो क्या बात कर रहे हो, बस आप देखो नोट कीजिए। as combination, as the focus of the combination is 2.5 centimeter, image distance is infinity। Image is at infinity। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहे। अब हम पार्ट सी क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट हो गया भाई, नोटेड। अब मैं इसको सी बनाता हूं। फाइंड द इमेज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट if it is placed at a distance of 5 centimeter from the silver surface। 5 centimeter from the silver surface। अब इसके आंसर निकालना है। अच्छा, जो इफेक्टिव है उसका 5 सेंटीमीटर आगे, जो इफेक्टिव
मिरर है उसका क्या हो गया वो, मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। आंसर शुड बी एट 5 सेंटीमीटर। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट द 5 सेंटीमीटर। अगर आपने फॉर्मूला में भी रखोगे तब भी आपको आ जाना चाहिए। कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई? मिरर फॉर्मूला। ओके, हट गया। 1 by v plus 1 by u should equal to 1 by f। आंसर डायरेक्टली आ गया। यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट। 1 by v निकालना है, 1 by u minus 5, 1 by f minus 2.5, यही है ना? देखिए तो आंसर आ रहा है। That is 1 by v is equal to 1 by 5 minus 1 by 2.5. The answer is minus 1 by 5. V is equal to minus 5. मीन्स जहां पे ऑब्जेक्ट है इमेज भी वहीं पे फॉर्म हो जाएंगे। मीन्स दिस कुड बी द इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द नाउ इफेक्टिव सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए भाई। Done. D. Find the image distance if an object is placed at a distance of 7 centimeter from the silvered surface. 7.5. 7.5 centimeter from the silvered surface. अब हमें इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिरर फॉर्मूला जैसा हमने किया है वैसा ही, बस प्रॉपर वैल्यूज विद प्रॉपर साइन इस्तेमाल करना है। वेरी सिंपल, आ गया सबका? तब तो कुछ नहीं करना, अब तो ऐसा ही हो गया। बस यू की जगह पे हमें क्या लिखना भाई? 7.5। ये तो वैसा ही रह जाएंगे और यू कैन सॉल्व इट। क्या गया आंसर बोलिए? -3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर सिल्वर लेंस वाली प्रॉब्लम हो तो सिंपल मिरर फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको एक स्टेप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर्मूला, इसको यूज करना है एप्लीकेशन। क्लियर है? ओके, कैसे कोई प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने सब कुछ देख लिया, अब हमें एक चीज और देखना है, प्रिज्म। प्रिज्म लेंस देख लिया, मिरर देख लिए, नाउ द प्रिज्म। नो अबाउट द प्रिज्म। सबने देखा होगा प्रिज्म को। कुछ ऐसे होते हैं प्रिज्म। एक जो टेंट होता है, टेम्पोररी टेंट, कहीं पे पिकनिक टेंट बोल सकते हैं इसको, वो ऐसे बनाते हैं, है ना? पिकनिक टेंट के ऐसा, इधर से ये रास्ता हो गया ऐसे,
ये नीचे वाला सरफेस रहेगा ऐसे, दिस इज द बेस। ये क्या भाई, ये बेस। एक तो इधर से भी जाने का रास्ता रहेगा, इधर से भी, एक तरफ क्लोज रखेंगे एक तरफ बंद, दोनों एक जैसे ही। और ये बस एक ऐसे डालने हैं यहाँ पे एक बम्बूज लंबे स्टिक, और इसके ऊपर से डाल लेने मोटे वाले कपड़े, बन जाएंगे तंबू। सिखा रहे हैं कि कभी पिकनिक जाना हो वो फर्स्ट को तो ऐसे रख सकते हम बने बनाए तो ऐसे ही बने बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे। ओके, दिस इज एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म है ना, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म कौन कहलाएगा भाई, दिस वन ए, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। This is the base of the prism, and this is the refracting surface। ये जो surface ऐसे कर्व surface आता है ना, वाली surface, अगर इसको देखना चाहें ऐसे, what is this? इधर भी refracting surface है और उधर भी है, दो। We have the two refracting surface. We have the two refracting surface. This is the refracting surface. Refracting surface. This is the prism. नहीं, जब प्रिज्म बनाना हो तो हम पूरा ऐसा नहीं दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब ये वाला जो साइड है ना, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इंक्लिनेशन को दिखाता है। तो कहीं भी प्रिज्म दिखाना हो तो हम इसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे दिखाएंगे। अब ये बोले, ये व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसी डायग्राम में सब कुछ दिख जाएगा। दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, this is the base, this is the A is the angle of prism, A is the angle of prism में कम भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म A वेरी स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री, 14 डिग्री से कम हो तो हम बोलेंगे थिन प्रिज्म, है ना। if A is less than 14 degree, it is thin prism। क्या कहलाएगा भैया, थिन प्रिज्म। अदरवाइज द थिक प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए हम एक अलग से फॉर्मूला निकालेंगे, थिक प्रिज्म के अलग से, क्योंकि थिन प्रिज्म में sin थीटा टेंस टू थीटा, tan थीटा टेंस टू थीटा, sin थीटा टेंस टू tan थीटा, ऐसे चेंज हो जाता है। हम इसमें दो तरह की स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे कि भाई सबसे पहले कोई रेज, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब एक सिंगल वेवलेंथ वाला कोई लाइट इससे पास करेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ, जब सिंगल वेवलेंथ वाले जब लाइट यहां से पास करते हैं तो फिर वो कैसे इमर्ज करते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, उसको देखना है। और उनमें डेविएशन कितने का हो जाता है और उनमें मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है, ये बात रहेगा हमारा काम का। तो प्रिज्म इस चैप्टर में हमें क्या समझना है, मिनिमम डेविएशन दोनों तरह के में, थिन प्रिज्म में भी और थिक प्रिज्म में भी। तो if angle is small, thin prism, once again it's a prism, this is angle A and एक रेज को जाने देते हैं भाई। एक रेज ऐसे जा रहा है, हम इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, is the incident ray। रे means it's have the single wavelength, जैसे white light, sunlight, white light have large number of wavelengths, एक सीरीज ऑफ, एक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ्स मिलते हैं उसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होते हैं इंसिडेंट रे व्हाइट लाइट में। लेकिन अगर इंसिडेंट रे तो हम समझेंगे कि एक सिंगल वेवलेंथ है। जब एक सिंगल वेवलेंथ वाला रे जाएगा ऐसे, तो फिर इसमें क्या होने वाला है, ये तो एक प्लेन सरफेस है, दिस इज द रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। कैसा सरफेस है भाई, रिफ्रैक्शन एट द
रिफ्रैक्शन मीन्स द रे विल पास थ्रू इट, रिफ्लेक्ट होता तो फिर वापस सेम मीडियम में आ जाता है। तो कैसे रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या करते हैं, ऑब्वियसली इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे फैक्ट, कि किसी भी मटेरियल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे हमने बोला ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, 3/2। एक्चुअली इट इज द एवरेज मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वो तो लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। किस पे डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ। अलग अलग लाइट, different wavelengths have different refractive index. Refractive index of any material is not fixed. It depends on different wavelengths. नहीं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बट नॉट अ फिक्स्ड, नॉट अ फिक्स्ड। अभी आपको समझ में आएगा, जब इसी में प्रिज्म में समझ में आएगा सब कुछ। लेकिन हमने आज तक तो यही देखा, आपने तो यही पढ़ा कि म्यू है, किसी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भी म्यू है, तो मैन दैट इज द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या है, मीन वैल्यू है। किसके लिए मीन वैल्यू है भाई, व्हाइट लाइट के लिए, सनलाइट के लिए। किसके लिए, व्हाइट लाइट के लिए। व्हाइट लाइट के लिए जो डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वेवलेंथ होते हैं, वायलेट एंड रेड। नहीं, किसका मैक्सिमम होता है भाई, रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम किसका हो गया, वायलेट का। तो इन दोनों के बीच में एक मीन वेवलेंथ निकालते हैं, हम आगे उसको समझेंगे। पहले हम इसको थोड़ी सी रे ट्रेसिंग कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा है, तो कौन सा लॉ को फॉलो करने वाला है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब तो इस पाथ को ट्रेस नहीं कर पाएगा, अब इस पाथ से नहीं पास कर पाएगा, बिल्कुल अपने पाथ से डेविएट कर जाएगा। अगर ये चला जाता तो ऐसे निकल जाता, फिर ये क्वेश्चंस नहीं होते। अच्छा होता कि ये सब क्वेश्चन नहीं होते, नहीं, लेकिन है, ऐसे नहीं जा पाएगा। क्या हो पाएगा भाई, बेंड कर जाएंगे। ये एयर है, हमने मान लिया कि दिस इज एयर एंड दिस इज द म्यू। अब क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। लो भाई, ये बेंड कर गया कुछ ऐसे। फिर ये ऐसे भी नहीं निकल पाएगा, क्या ऐसे जा पाएगा, नहीं ऐसे भी नहीं जा पाएगा। क्या होगा इसके साथ, फिर से नॉर्मल, फिर से हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल है किधर भाई, ऐसे, इट इज नॉर्मल, ऐसे इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। ये दोनों नॉर्मल को मिला दूंगा तो ऐसे आएगा, इट इज नॉर्मल। दिस एंगल इज आई, सो दिस एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल ये बन रहा है, दिस एंगल इज व्हाट, आर, एंगल ऑफ